हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका करंट अफेयर्स में। जैसा कि हम सब ऑलरेडी जानते हैं कि शेर बहादुर दुबा जो कि नेपाल के नए प्राइम मिनिस्टर बनेंगे 5वीं बार जब से नेपाल डेमोक्रेटिक सिचुएशन में आया है। तो शेर बहादुर दुबा का क्या इंपॉर्टेंस है और ये कैसे इंपॉर्टेंट होगा इंडिया के लिए और ऑल ओवर जो नेपाल है उसकी वेलबींग इससे कैसे सुनिश्चित होती है। तो हम इस न्यूज़ को देखेंगे, इसके साथ हम कुछ डिफरेंट भी देखेंगे, लाइक इंडिया और नेपाल का क्या रिश्ता रहा है और आगे क्या हो सकता है और बीच आने वाले टाइम में इंडिया और नेपाल ने कैसे रिलेशन को अच्छे से निभाया। आप देख सकते हैं ये न्यूज़ है। एक्चुअली इस न्यूज़ में ये बताया गया है कि शेर बहादुर दुबा फिर से आ रहे हैं प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, और ऐसा करने से उन्होंने कांग्रेस की तरफ से आ रहे हैं, तो ये इससे बहुत ही ज़्यादा फायदा है इंडिया और दूसरी जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज है उनके लिए। बिकॉज अगर वो इन डेमोक्रेटिक वे से आते हैं तो वो नेपाली कांग्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ऐसा वो नेपाली कांग्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं तो आप जानते हैं ऑलरेडी इससे पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर ओली, वो कम्युनिस्ट पार्टी से थे और कम्युनिस्ट पार्टी से होने के कारण उनकी आइडियोलॉजी ज़्यादातर चाइना की तरफ झुकती थी। अभी अगर कांग्रेस से है तो ये प्रो चाइना ज़्यादा नहीं होंगे, और ये फ्यूचर में देखा जाए कि जो चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स नेपाल में बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे उसे एक स्टॉप मिलेगा। आप ये मैप देख सकते हैं, इसमें आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगा कि इंडिया और नेपाल का रिलेशनशिप हम सब जानते हैं, रोटी और बेटी का रिश्ता है। अब इस रिलेशनशिप में ये हमारे इतने नज़दीकी कंट्री और हिमालयन कंट्री में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंट्री है नेपाल, आफ्टर तिब्बत हमारे लिए। आप ये इस मैप में देख पाएंगे यहाँ पे कि आखिरकार हमारे जो डिस्प्यूट्स हुए हैं इनके साथ पिछले बार में, वो इस एरिया में थे। अब इस एरिया में डिस्प्यूट्स होने के साथ इंडिया ने उसे संभाला। काला पानी का इशू आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे, लिम्पू दरिया जो कि यहाँ पे सिचुएट करता है, और काला पानी के साथ जो रिवर यहाँ से बहती है, तो नेपाल ने इसे क्लेम कर दिया था और इसे अपना एक अलग मैप भी ले आए थे, जिसके कारण बहुत ही ज़्यादा दोनों कंट्री के बीच तनाव बढ़ा था। तो इसके बाद हमें ये जानना होगा कि आखिरकार न्यूज़ में हो क्या रहा है। न्यूज़ में जो वहाँ की प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी, उन्होंने आर्टिकल 76 ऑफ 5 का कॉन्स्टिट्यूशन के तहत उन्हें अपॉइंट किया, और उन्होंने ही पहले 2 बार प्राइम मिनिस्टर ओली के कहने पर 2 बार बिना इलेक्शन कराए उन्होंने पार्लियामेंट को कैंसिल कर दिया था। ऐसा होने से प्राइम मिनिस्टर ओली ज़्यादा टाइम तक अपने पोस्ट पे तो बने रहे, पर इससे कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन हो रहा था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने, नेपाली सुप्रीम कोर्ट ने इसे हटा दिया, और नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करते हुए डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को जिंदा रखा है। पहले जो है दुबा, वो प्राइम मिनिस्टर 4 बार ऑलरेडी सर्व कर चुके हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो 5वीं बार आएंगे। और 5वीं बार आने पे उनका ये टर्म बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि अभी इस समय आप ऑलरेडी जानते हैं कि इंडिया और चाइना के क्या रिलेशनशिप चल रहे हैं, और इस रिलेशनशिप के साथ इंडिया कैसे ये मेंटेन करने वाला है कोऑर्डिनल वे में नेपाल के साथ, ये हमारे मेरे ख्याल से आई थिंक ये ईजी हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास क्या क्या फैक्टर्स है यहाँ पे जो कि इंडिया और नेपाल के रिलेशनशिप को बेकार करता है। लाइक चाइना, चाइना ऑलवेज ये कोशिश करता है कि वो इंडिया और नेपाल के बीच तनाव ज़्यादा पैदा कर सके। अगर ज़्यादा टेंशन क्रिएट होते हैं तो आप नेपाल को ऑलरेडी जानते हैं, वो एक लैंड लॉक कंट्री, यानी कि उनके पास सी रूट नहीं है, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए उन्हें इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। ऐसे में चाइना अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के द्वारा बीच में आता है और कोशिश करता है कि वो अल्टरनेटिव रूट प्रोवाइड करेगा, ताकि वो नेपाल का एक अच्छा फ्रेंड बन सके और इंडिया के अगेंस्ट नेपाल को यूज कर सके। कम्युनिज्म जो वहाँ पे ग्रो हो रहा है, वो ज़्यादा ग्रो होते ही आप जानते हैं कि चाइना जो कि एक कम्युनिस्ट कंट्री है, वो ऑलवेज ही सपोर्ट करेगी एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को। ऐसा होने से उनका पीपल टू पीपल कांटेक्ट जो है चाइना और नेपाल के लोगों का बढ़ जाएगा। राइज ऑफ अल्ट्रा नेशनलिज्म, दोस्तों ये हमें बहुत बारीकी से समझना होगा। अल्ट्रा नेशनलिज्म है क्या? अल्ट्रा नेशनलिज्म नेशनलिज्म और जिंगोइज्म के बाद आता है। मीन्स एक होता है आपकी कंट्री के लिए आपका प्यार, दूसरा होता है आप जब जिंगोइज अल्ट्रा नेशनलिज्म आता है, अल्ट्रा नेशनलिज्म में आप अपनी कंट्री के लिए इतना प्यार करते हो कि आप दूसरे लोगों को मारने पीटने या फिर जो अदर नेशनल्स हैं वहाँ पे उनको हेट की निगाहों से देखने लगते हो। तो ये होता है अल्ट्रा नेशनलिज्म, जो कि नेपाल में बहुत ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, और वो एक तरह से क्रिएट किया गया इंडिया के अगेंस्ट कुछ हद तक। लेकिन आप ऑलरेडी जानते हैं कि इंडिया और नेपाल के बीच बॉर्डर्स नहीं है उतने ज़्यादा, जिसके वजह से उन्होंने रीजन्स को सस्टेन किया, और पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट होने की वजह से ये धीरे धीरे नॉर्मलाइज भी हो रहा है अब। इसके बाद देख सकते हैं नेपाल और इंडिया का एक्चुअल में जो रिलेशन है, रोटी और बेटी का रिश्ता, वो 1947 और उससे कई सदियों से पहले से चला आ रहा है। हम ऑलरेडी जानते हैं लॉर्ड बुद्धा की कहानी, और उसके बाद अभी तक का 1947 में डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप हमारा नेपाल के साथ एस्टेब्लिश हुआ। हमने वो एस्टेब्लिश करने के बाद 1951 में एक ट्रीटी भी साइन की, और 1959 में भी। तो कल्चरली, ट्रेडिशनल और हिस्ट्री वे से, और रिलीजन जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ के एस्पेक्ट में, उस सम से हम एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशन फॉर्म करते हैं एक दूसरे के बीच।
इंडिया और नेपाल का जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप है 1952 से ही कंस्ट्रक्शन और एयर स्ट्रिप ऑफ द गुचा चरण जो था वहां पे डेवलप करने के लिए इंडिया प्राइमरली इंसिस्ट करता था नेपाल को, लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, कैपेसिटी डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स में। और आप ऑलरेडी जानते हैं कि हमारा यहाँ गोरखा रेजिमेंट है, जिनमें जॉब करने के बाद जो नेपाली अपने घर को जाते हैं उन्हें एक्चुअली में पेंशन्स भी दिए जाते हैं, और हमारा एक्चुअली एक बोर्ड भी सेटअप है वहाँ पे उन्हें सपोर्ट करने के लिए। तो हम नेपाल को बहुत ही लाइक ऑल अराउंड स्ट्रक्चर से अगर आप देखो तो हम सपोर्ट करते हैं। और सिंस 1990 हमने डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करने में भी नेपाल को काफ़ी मदद की। अब ये लार्ज एंड इंटरमीडिएटरी प्रोजेक्ट जो है वहाँ पे इंडिया ने टेकन किया, लाइक डैम्स प्रोजेक्ट हैं, हाईवेज हैं, इन सब के डेवलपमेंट के लिए। अब देखिए कॉपरेशन इन वाटर रिसोर्सेस, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज हिमालयन कंट्री होने के कारण वहाँ से ऊपर से जो वाटर आते हैं लाइक थ्रू नेपाल, वो इंडिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर वो वाटर रेगुलेटेड वे में नहीं रखे गए तो इससे बिहार की, जैसे मिथिलांचल हो गया, मीन्स दरभंगा जिला तरफ, वो काफ़ी ज़्यादा बाढ़ से ग्रसित हो जाएंगे। तो उसे बचाने के लिए और पानी को सस्टेन रूप से इंडिया में लाने के लिए हमने कई सारे वाटर एग्रीमेंट किए हुए हैं। अपर कर्निल और अरुण 3 जैसे डैम्स को डेवलप करने का भी अभी इंडिया ने उसे कंप्लीट किया। आपने ऑलरेडी जानते हैं कि हमने गैस पाइपलाइन और पेट्रोलियम पाइपलाइन नेपाल तक पहुंचाया। ट्रेड एंड ट्रांजिट एंड इन्वेस्टमेंट, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज इंडिया के अगेंस्ट नेपाल जो है वो ट्रेड डेवलपमेंट में उतना अच्छा नहीं है। मीन्स कि नेपाल का जो इंडिया के साथ है वो ट्रेड डिफिसिट है। बट ऐसा होने के बावजूद भी इंडिया और नेपाल का अगर आप रियल मायने में देखो तो ट्रेड बहुत ही ज़्यादा, इससे नेपाल को फायदा होता है। एक लैंडलॉक कंट्री होने के कारण जहाँ पे उन्हें एक्स्ट्रा चार्जेस लेने चाहिए वो इंडिया उतनी ज़्यादा तरीके से बैठाता नहीं है, और फ्री ट्रेड करने के लिए नेपाल को ऑलवेज इंडिया एग्री देता है। अदर इश्यूज में आप देखो सिक्योरिटी कॉपरेशन एंड बाउंड्री मैनेजमेंट, हमारा उनके साथ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी हुआ पड़ा है, बिकॉज नेपाल की टेरिटरी कितनी बार यूज की जाती है इंडियन सॉइल पे टेररिस्ट अटैक्स के लिए। लाइक पाकिस्तान की तरफ से आपने 2 बार देखा होगा कि रेलवे ट्रैक को डिसमेंटल करने के लिए और बहुत सारे तरीके के लिए नेपाल की तरफ से टेररिस्ट आए हैं। और मल्टीनेशनल और रीजनल फोरा पे भी नेपाल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आप सार्क का एग्जाम्पल ले लो, और बिम्स्टेक जो कि आगे बढ़ा तो वो नेपाल के साथ भी मिलकर के बहुत ज़्यादा हमारे साथ फायदेमंद हो सकता है। सो गाइज, थैंक यू एंड लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।